हाँ जी, तो हम लोगों ने आर्टिकल 24 तक स्टडी कर लिया था। अब पढ़ना है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है ही नहीं, सिर्फ आर्टिकल बता रखे हैं कि 25 से लेके 28 तक कहाँ पे आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हैं। 14 से 18 कौन से पढ़े हमने, इक्वालिटी। 19 से 22 कौन से पढ़े, फ्रीडम वाले, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 23, 24 कौन से पढ़े, कौन से, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, एक्सप्लोटेशन वाले सारे पढ़े। फिर 25 से लेकर 28 तक कौन से आते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आते हैं, ठीक है। अब हाँ जी, गुड मॉर्निंग विशाल, प्रदीप पुरा, आशा। तो अब ये सिर्फ ना सेक्शन याद कर लेना कि 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हैं। ये आपके पास है, डिटेल में नहीं आने वाला है, ठीक है। आज का जो काम है ना, वो काफी सारा काम ऐसा होगा जो बहुत ब्रीफ सा मैं बताऊंगा, डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी इसको इतना ना। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो होता क्या है, हम लोगों ने ना फंडामेंटल राइट्स पढ़े, और अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं तो क्या करोगे। मान लो राइट टू इक्वलिटी है और आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, फिर कोर्ट में जाओगे। कौन सी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही, हाँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बहुत बड़ी बात होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, कहाँ जाओगे, स्टेट नहीं, आप जाएंगे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में। यही आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर कभी आपको आपके फंडामेंटल राइट से दूर रखा जाए तो आपके पास क्या पावर है, सीधे सीधे कहां चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट में चले जाओ, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट आपको मिलेंगे। वो गारंटी कैसे दी, नहीं मिले तो कहां चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ठीक है। इट इज रेमिडिलियल नॉट सब्सटेंटिव इन नेचर, मतलब ये कह रहा है कि ये कोई अधिकार नहीं है देखा जाए तो, बल्कि एक रेमेडी है कि आपको अपने अधिकार नहीं मिल रहे तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहां से याद क्या करना है, अंडर आर्टिकल 32 आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस चीज के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपका फंडामेंटल राइट ही है कि अगर बाकी के राइट आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो, इट इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट, यहां से करना सिर्फ, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जब कहीं आपको राइट दिया जाएगा तो आपको उसका समाधान भी दिया जाएगा। अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ अकेडमी पे आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपके राइट हैं, आपको राइट मिलेंगे, और आपको वो राइट नहीं मिलते, आप मेरे पास आए, सर आपने बोला था ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूं हम राइट देते तो हैं लेकिन आपको ना मिले, हम करते कुछ नहीं है उसके लिए, फिर फायदा ही क्या हुआ। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो मैं कहता हूं, सरकार कहती है कि कोई भी आपके घर में घुस के आपका सामान चोरी नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है, और किसी ने चोरी कर ली, आप गए सरकार के पास, जी ऐसा आपने बोला था, हमारा अधिकार है और हमारे तो चोरी होगी, बोला होगी तो होगी, हम कुछ कर नहीं सकते भाई, बस अधिकार दे रखे हैं, क्या फायदा हुआ ऐसे अधिकार का। कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करने के लिए तो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कह कि जहां राइट होगा वहां क्या होनी चाहिए, रेमेडी, वहां उसका समाधान होना चाहिए भाई, ठीक है। कह रहे उबी जस इबी रेमेडियम, इसका मतलब यही है, देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। ये अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में आएगा, उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा।
द राइट्स आर गिवन विदाउट देयर बीइंग ए रेमेडी, अगर बिना रेमेडी के हमने राइट देकर है तो उसका कोई यूज नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है ना फिर उसका। ठीक है, बस और इस पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ये दो ही लाइन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आगे क्या बता रखा है पैराग्राफ में कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिलते तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात को लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, आर्टिकल 32 में क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे सीधे चले जाइए। और ये तो आपका फंडामेंटल राइट ही हुआ कि नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है कि बस ठीक है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना भी आपका फंडामेंटल राइट है। एक और आर्टिकल है 226, ये आर्टिकल आपको पावर देता है कि आप कहां चले जाओ, हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल आपको नहीं मिल रहे हैं। ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं है, यहां सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे तो आप क्या करें, तो हाई कोर्ट में चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाना इज क्या, फंडामेंटल राइट, कि आप अगर राइट नहीं मिलते तो आप चले जाना सुप्रीम कोर्ट में, ये हम आपको अधिकार दे रहे हैं, आपको रोक नहीं सकता। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, तो वहां जाके भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यानी अगर फंडामेंटल राइट का वोलेशन होगा तो आपके पास दो पावर हैं, या तो आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, या आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट में जाने की। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जब संविधान बनाया गया तो ये बोला गया देश कैसे चलेगा, उसमें बताया गया सब कि एक पीएम होगा, हर स्टेट में सीएम होगा, प्रेसिडेंट होंगे, ऐसे इलेक्शन होंगे, ऐसे चुनाव होगा, ऐसे सब बातें बताई गई, पार्लियामेंट होगी, ऐसा लिखा है क्या, पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो कानून बनाने के समय कुछ बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं सिंपल सिंपल इसमें से एक लाइन बता देता हूं, ये देखो, यहां से करना, डायरेक्टिव्स विच आर द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री, बस एक ही लाइन करनी है पूरे पैराग्राफ में से। मतलब ये हुआ कि सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप जब देश को चलाएंगे तो आपको इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो मैं आपको डायरेक्शन देता हूं कि आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए, गाड़ी की स्पीड लिमिट 80-90 रखनी चाहिए। ऐसा ये बातें करने से क्या होगा, चीजें सही रहेंगी, ऐसी बातें कि नहीं है। ऐसे ही जब आप सरकार चलाते हैं, सरकार देश को चलाती है, तो सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस इश्यू की गई, जैसे इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, कि अगर सेम काम हो रहा है, जैसे मान लो बैंक की जॉब निकली, 2 पर्सन क्लर्क लगे, एक मेल एक फीमेल है, तो दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आपको याद नहीं करने सारे। आपकी बुक में क्या करा है, कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया कि देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए। ठीक है, ये देखो, सिटीजन मैन वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, चाइल्डहुड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अलग अलग बहुत सारे याद नहीं करने, खाली क्या बता रहा हूं आपको सिर्फ समझना है, सेंस क्या जा रही है, समझ आ रहा है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो जब संविधान बनाया गया तो सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई कि आप जब देश को चलाएंगे तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। उन्हीं का नाम क्या रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक किस्म से। तो गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो किन किन बातों को ध्यान रखेगी वो इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच पे, उठा लो बैग वैग सब उठा लो, यहीं आगे बैठा करो।
तो देखो, द सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कि तुम भाई बताओ संविधान में क्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने दो तरह के फंडामेंटल राइट है वो बताए, suggested two types of fundamental right. Number one which can be enforced in the court of law, ऐसे राइट जिनको आप कोर्ट में जाके पूरा करवा सकते हैं। और दूसरा, the other which because of their different nature cannot be enforced in law of court, दूसरों को क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये जो पहले वाले थे ना, जिस जो आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, उन्हें तो बना दिया गया क्या, फंडामेंटल राइट, और पार्ट 3 में रख दिया। जो आप पढ़ के आए ना 14, 15, 16, 17, 27, 28 तक, वो सारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट बना दिए। और पार्ट 4 एक अलग बना दिया जिसमें लिखेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि वो सारी चीजें जो सरकार ध्यान रखेगी देश को चलाने के समय पर। ये भी देखा जाए तो आपके राइट्स ही हैं। उन्होंने क्या लिखा, इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, ये आपका राइट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर सरकार ऐसा ना करे तो आप क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पार्ट 3 में क्या बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, बताना जरा। वो गाइडलाइंस जो किसके लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए। कब यूज करनी है, जब गवर्नमेंट देश को चलाएगी, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के फंडामेंटल राइट थे, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक जिनको कोर्ट से आप एनफोर्स करवा सकते हैं, दूसरे को जिनको नहीं करवा सकते। जिनको करवा सकते हैं वो पार्ट 3 में एज ए फंडामेंटल राइट दे दिए गए, जिनको नहीं करवा सकते वो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में बना दिए गए। ठीक है, और ये है क्या, आर्टिकल इंक्लूड्स इन पार्ट 4 36 से 51 क्या कहता है, कंटेन सर्टेन डायरेक्टिव्स व्हिच आर द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री। कंट्री को लीड करने के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, इन्हीं को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरकार इन पॉलिसी को यूज करके काम ना करे तो क्या तुम कोर्ट में केस कर सकते हो, नहीं। तो क्या बिगाड़ सकते हो, सिर्फ 5 साल के बाद सरकार ही बदल देंगे। अगर हमें लगता है कि ये ऐसी सरकार है जो इन बातों को नहीं मान रही है, तो जनता क्या करेगी, वोट डालने की पावर है कि नहीं है, अल्टीमेटली सरकार को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है भाई। ठीक है, बस इतना सा ही पढ़ना। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा रीड कर लेना बस, अदरवाइज क्वेश्चन तो नहीं आएगा पेपर में। थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि चीज होती क्या है। ये आज का जो काम है वो थोड़ा रीडिंग वाला है, जो जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ एग्जाम में उतना ही आएगा, बाकी मैं जो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप चाहो तो एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना। 20 दिन के बाद तो पढ़ना ही है सारा का सारा। इसके बाद आर्टिकल 51A किस चीज का है, फंडामेंटल ड्यूटीज, बस इतना ही याद करना है। जैसे आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है ना, ऐसे ही आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। जैसे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको खराब ना करना, है ना, ब्रदरहुड बना के रखना, समाज में शांति ना फैलाना, ये सारी आपकी ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो देखो कुछ 2 4 5 अब देख लो, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या याद करना है, खाली आर्टिकल कौन सा है इसका, 51A, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, कहता टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब अबाइड का मतलब क्या होता है, पालन करना, कि कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करोगे, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, सबको रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, तो एक आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे 12-15 आपको टोटल ड्यूटी हैं वो बताई गई हैं। ये सारी की सारी आपको याद करने की जरूरत अभी तो कम से कम नहीं है। ठीक है,
ये कब याद करनी पड़ेंगी? 9 जुलाई के बाद। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, तो ये फिर सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव में सब कुछ याद करना पड़ेगा। ये अभी खाली बस तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं आर्टिकल 51A में, जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे बच्चों सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन, सीधे सीधे आ जाना आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 आपके मॉड्यूल में, और अभी तो एग्जी में भी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि देखो वैसे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े ना पढ़ेंगे एग्जी में भी। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लाइक इतनी बुक है, ये पूरा संविधान होगा, इतना बड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी कि इतना सारा हमें पढ़ना है। एक चैप्टर आएगा एग्जीक्यूटिव में भी, तो सिटीजनशिप के बारे में तो वहां भी डिटेल नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ ये बताया गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय किन किन लोगों को माना गया कि ये भारत के सिटीजन हैं। सिटीजनशिप तो बाद में भी मिलती है ना। अब ऐसा होता ना कि फलानी कंट्री की हमने सिटीजनशिप लेनी है, तो इंडिया में भी अगर कोई पर्सन बाहर का आके सिटीजनशिप लेना चाहता तो उसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने। हमारे सिलेबस में खाली क्या पढ़ना है हमें, जब देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान बना, तो संविधान बनने के दिन किन किन लोगों को माना जाएगा कि ये इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 5 प्रोवाइड्स दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहली बात, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? रहना। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? रहना, कि वो पर्सन इंडिया में रहता था। एंड का मतलब क्या है? प्लस। और क्या कंडीशन पूरी करनी है? हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में रहता था, प्लस पैदा कहां हुआ था? इंडिया में। 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया का डोमिसाइल्ड है, जो इंडिया में रहता है, प्लस उसका जन्म भी कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ, तो उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, पहली बात। दूसरा, इंडिया में रहता है प्लस ईदर ऑफ हुज पेरेंट, या तो उसके मम्मी या उसके पापा कहां पैदा हुए थे? इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, मान लो पापा गए घूमने के लिए जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में मान लो कोई लड़की पसंद आ गई, वहीं शादी कर ली। ठीक है, अब वो जो बालक है उनका, वो रहता तो कहां है? इंडिया में। पैदा तो कहीं भी हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता कहां पे है? इंडिया में। लेकिन उसके मम्मी या पापा में से एक का जन्म कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। पापा जर्मनी गए थे, वहां शादी कर ली, बच्चे हो गए, वो बच्चे वापसी कहां आ गए? अब इंडिया में आ गए। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया में रह रहे हैं, प्लस माँ बाप में से एक का जन्म कहां पे हुआ? इंडिया में, तो क्या माने जाएंगे वो बालक? इंडिया के सिटीजन ही माने जाएंगे। ठीक है, who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। और जो पर्सन क्या कर रहे हैं कि लगातार 5 साल से कहां रह रहा था? इंडिया में रह रहा था, तो उसको भी क्या माना जाएगा? इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये एक ही आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल 5, और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको और कुछ है ही नहीं, मतलब पढ़ोगे कहां से? इसके बाद तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। यानी सिटीजनशिप वैसे तो पूरा बड़ा चैप्टर है, 6-7 पेज का टॉपिक होता है, सारी बहुत सारी बातें होती हैं, बट आपके सिलेबस में खाली क्या आएगा? आर्टिकल 5 आएगा, बात खत्म बस। वरना तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आर्टिकल इसके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जी पार्लियामेंट। क्या होता है पार्लियामेंट? संसद। क्या क्या होता है पार्लियामेंट में, बताना कौन कौन होते हैं? एक लोअर हाउस होता है, लोकसभा, और भी कुछ होता है? एक अपर हाउस होता है, राज्यसभा, और भी कुछ होता है? या 2 ही हाउस होते हैं बस? राजेश,
तो ये होते हैं, देखो तीन चीज होती हैं। देयर शेल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यूनियन मतलब केंद्र, मतलब सेंट्रल लेवल पे क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, विच शेल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन होंगे उसमें, नंबर वन एक प्रेसिडेंट, दो हाउस होंगे जिसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल जो है इसको लोअर हाउस कॉल करते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, अपर हाउस कॉल करते हैं। तो पार्लियामेंट में कौन कौन हो गया बताना, लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट, तीन लोग होते हैं भाई। ठीक है, ये याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। फोटो छाप रहे कितनी बड़ी साइड में देखो, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर बात आती है जी प्रेसिडेंट, कितने राष्ट्रपति होते हैं भारत में, एक ही, पूरे भारत का एक, पक्का सोच ले, हाँ एक ही होता है भाई। ठीक है, सोच में पड़ गई थी बच्ची। प्रेसिडेंट कितने होंगे, एक होगा। कौन है अभी प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कुछ लोग हैं जो मिलके प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन लोग होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक तो पार्लियामेंट के लोग होंगे लोकसभा राज्यसभा से, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। ये क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट तो ठीक है, समझ में आ गया हमें, ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नहीं पता, ऐसा नाम सुना है, ये बंदा एमएलए है, सुना है, ये हिसार का एमएलए ये है, ऐसे सुना होगा ना। तो क्या मतलब होता है एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या हुआ मतलब, स्मृति नहीं पता, पार्लियामेंट कहां के लिए कानून बनाता है, पूरे देश के लिए, सेंटर में ना, सेंट्रल लेवल पे। ऐसे स्टेट लेवल पे भी कानून बनते हैं, हरियाणा का कानून, पंजाब के कानून, यूपी के कानून, वो कौन बनाएगा, उनकी सरकार होगी, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार। तो जो सरकार बनी, जैसे स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट होता है, सॉरी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, ऐसे स्टेट लेवल पे क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं भाई उसको। यानी जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी स्टेट लेवल पे होती है उसे क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के मेंबर और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर, इनको मिला के क्या बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज। और ये किसको सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, और जनरली जो सरकार बनती है ना, जैसे मान लो अभी भाजपा की सरकार है, तो वो अपना ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अपना ही बंदा, मतलब खास बंदा। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है, तो बोल देंगे चल भाई ये काम करके दे दो। बात समझ में आ रही है, चलो छोड़ो, वो तो पेपर में तो नहीं आएगा, तो अलग बात हो गई। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, चार नाम याद कर लेना सिर्फ, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या मतलब होता है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, उनको मैनेज करना, ये पावर है। एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो, जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, क्या काम होता है उनका, आईएएस ऑफिसर क्या काम करते हैं, सब चीजों को संभालना, प्रदेश को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बोलते हैं उसको। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, क्या काम होता है उनका, हमें लगता है प्रिंसिपल का क्या काम है, उसको तो ऑफिस में बैठना होता है,
काम तो टीचर का ही होता है, वो पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल तो मजे करता है, आराम से बैठे रहो, कुछ काम तो करना नहीं होता, ऑर्डर मारते रहते हैं बैठ के, ये करो, है ना? ऐसा ही है क्या? प्रिंसिपल का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी सारे सिस्टम को मैनेज करके चलना। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको मैनेज करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। मिलिट्री पावर आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो सारी मिलिट्री का मालिक होता है एक किस्म से। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाने की पावर भी इनके पास होती है। और जुडिशियल मतलब जो कोर्ट की पावर होती है। ऐसा सुना है किसी बंदे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी, तो वो पावर है उनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल सॉरी। तो वैसे तुम्हें ये चार नाम याद रखने हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है। ये याद करना, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन होता है? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या? देश को चलाना, एग्जीक्यूशन करना किसी चीज का। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। चलो एक लास्ट और करा देता हूं, फिर कुछ अलग चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल लेवल पे किसके पास बताई मैंने आपको? सेंट्रल लेवल पे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या लोकसभा राज्यसभा पूरे 12 महीने काम करते रहते हैं क्या? पूरे 12 महीने चलती है क्या लोकसभा राज्यसभा? सर ये तो हमें नहीं पता। इसके बेटा सेशंस होते हैं। क्या होते हैं? सेशन। सेशन मतलब कि ये समर सेशन है, विंटर सेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे 12 महीने काम करेंगे वो। ठीक है। अब मान लो लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है, अभी काम नहीं चल रहा, छुट्टी है मान लो, और हमें कोई कानून बनाना पड़ गया, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? क्या करें? बुला लें उनको, आओ भाई कानून बनाओ, तो प्रेसिडेंट बना देगा कानून। हाँ, तो यहां लिखा है देखो, ऑर्डिनेंस। एक तो होता है लॉ, कानून, जो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। जिस भी चीज पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, उन सभी चीजों पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। हिंदी में इसका नाम होता है अध्यादेश। मतलब अब जब, लेकिन ये पावर खाली कब काम करेगी? जब पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो उस समय पे क्या कर देंगे? प्रेसिडेंट कानून बना के पास कर देंगे। मतलब कानून नहीं बनाया, अल्टीमेटली क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस पास कर दिया। फिर जब पार्लियामेंट आ जाएगी, वो अध्यादेश कहां जाएगा? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट अगर उसको पास कर देगी तो वो कानून बन जाएगा, और रिजेक्ट कर देगी तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। यानी ये टेम्परेरी पावर है, ऐसा नहीं कि परमानेंट कानून बना देंगे राष्ट्रपति। खाली कब तक के लिए बना सकते हैं? जब पार्लियामेंट नहीं है, बस। ठीक है, देखो। The most important legislative power conferred on the president is to promulgate ordinance, अध्यादेश जारी करना। promulgate मतलब लागू करना। आर्टिकल याद करना भाई, 1 2 3। आर्टिकल है 1 2 3 of the constitution provides that president shall have the power to legislate by ordinance at any time when it is not possible to have a parliamentary enactment on the subject immediately। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट पॉसिबल नहीं है। और कब पॉसिबल नहीं होता? कि पार्लियामेंट काम ही नहीं कर रही है, तो वहां से कानून नहीं पास हो सकता। तो प्रेसिडेंट क्या कर देंगे?
कानून पास कर देंगे, मतलब ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, बाद में जब पार्लियामेंट आएगी तब देखा जाएगा जो होगा। और कह रहा है एम्बिट, एम्बिट का मतलब क्या कि प्रेसिडेंट किस किस चीज पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। एम्बिट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या कह रहा है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो उन सभी बातों पे है जिन बातों पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जिन जिन चीजों पे पार्लियामेंट फंक्शनिंग होने पे कानून बना सकती थी, उन उन चीजों पे प्रेसिडेंट फंक्शनिंग, पार्लियामेंट फंक्शनिंग ना होने पे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑर्डिनेंस परमानेंट होता है? खाली कब तक काम करेगा? जब तक दोनों हाउस दोबारा चालू नहीं हो जाएंगे। चालू होते क्या होगा, उन सबको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, रिजेक्ट हो गए तो खत्म, और पास हो गए तो कानून बन जाएगा फिर पक्का। समझ गए? बस इतना ही काम पढ़ लो मेरे बच्चों एक बार, फिर कल राज्यसभा लोकसभा ये सब करवाऊंगा आगे। तीन चार क्लास और लगेंगी बस, फिर ये हमारा फिनिश हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी ही।